हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। तो आज अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक है बायोलॉजी का। किसका? बायोलॉजी का। और ये वैसे टॉपिक 5-6 क्लासों में होगा, 5 या 6 क्लासों में होगा। और इसके बाद अपनी बायोलॉजी भी कंप्लीट। बायोलॉजी भी को अभी अपने समापन लगभग कर दिया है। एक टॉपिक केमिस्ट्री का रह गया, एक बायोलॉजी का अंतिम टॉपिक है, और उसके बाद में फिजिक्स है। तो साइंस लगभग कंप्लीट कर दी ना। आज ही मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया था कि सर मुझे हेमेटोलॉजी और पैथोलॉजी आप करवा दीजिए। तो मैंने उसको बोला कि आप कंप्लीट प्ले लिस्ट जाकर चेक करो, आपको सारे डाटा मिल जाएंगे। उसने मैंने पूछा कि किसके लिए बीएससी नर्सिंग कैसे, उन्होंने कुछ बताया था। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम, किसी भी बोर्ड परीक्षा जहां पर आपकी साइंस लगती है 10th बेस तक, वो साइंस मैंने कंप्लीटली साइंस अपने चैनल पर आ चुकी है। किसी भी भर्ती उठा लो, कोई भी स्टेट, कोई भी सेंटर की भर्ती, और उसके अलावा कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है। नीट का थोड़ा हाई लेवल हो जाएगा, उसके बाद में जो भी एंट्रेंस एग्जाम है जिसमें 10वीं लेवल की साइंस लगती है, वहां तक अपनी कंप्लीट साइंस कवर हो चुकी है। बस इतना ही है कि अपने पास ये बोर्ड है, डिजिटल डिजिटल बोर्ड नहीं है। आपका प्यार और आपका साथ रहा, आप अपने डिजिटल बोर्ड भी ले लेंगे। करते हैं शुरू। टॉपिक का नाम है जैव विकास। क्या नाम है? जैव विकास। ठीक है। विकास का मतलब इसको बोलते हैं एवोल्यूशन भी बोलते हैं, एवोल्यूशन। ठीक है। और ये अपना एवोल्यूशन हो गया। मतलब क्या होता है? विकास होता है डेवलप, एक प्रकार से डेवलप, विकास होना। एक मैं आपको बता, वृद्धि। एक बार एक क्वेश्चन आया था कि सर वृद्धि व विकास में क्या अंतर होता है? वृद्धि और विकास। वृद्धि जो होती है वो एकदम से होती है, यानी कि तेजी से। और विकास होता है धीरे धीरे। मेन अंतर यही होता है। ठीक है। तो हम पढ़ेंगे विकास को या जैव विकास को। इसके बाद में मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इसमें मेंशन बाद में अपने पढ़ेंगे तब बता दूंगा। एक बार एक क्वेश्चन है कि सर पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ? पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? तो सीधी सीधी बात मैं आपको एक बात बता दूं, इसका अभी तक कंफर्मेशन हुआ ही नहीं। इसका अभी तक, इस बात का अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुआ है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग बात बोली है, और वो सारी बातें सही भी हो रही है। हर वैज्ञानिक ने अपना अपना तथ्य रखा है, हर वैज्ञानिक ने अपनी अपनी बात रखी है कि हाँ ऐसे हुआ हो सकता है, ऐसे हुआ होगा, ऐसे हो सकता है, ऐसे हुआ होगा, है ना। कंफर्मेशन किसी ने नहीं कहा है, लेकिन जो इन्होंने बोला भी ऐसा हो सकता है, तो वैसा हो सकता है, वैसा हुआ था, ऐसा हुआ होगा, हुआ भी होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि सर क्या हो सकता है, क्या हुआ होगा, क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पेशेंस रखो, हर चीज बताऊंगा। ठीक है। तो पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई, इसका अभी तक पूर्णतः सत्य प्रमाण नहीं है, बस अनुमानित प्रमाण है इसके। क्या है? अनुमानित प्रमाण। अनुमानित प्रमाण। इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे कि आपने सुना होगा कि मानव, जो मानव का वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है। मानव का वैज्ञानिक नाम होता है प्यारे बच्चों होमो सेपियंस। याद रखना है, ये पूछा गया है, होमो सेपियंस। ठीक है, मानव का वैज्ञानिक नाम। तो मानव का जो विकास है वो कैसे हुआ था? आपने आदि मानव सुने होंगे, कभी आप है ना गूगल पे सर्च करना आदि मानव की इमेज आप देखना, तो आपको एक आदि मानव की एक इमेज दिखाई देगी। उसमें आप खुद को देखोगे तो आपको लगेगा कि हम ऐसे थे पहले। हाँ, ऐसे ही थे। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं विकास से संबंधित। हमारी बॉडी में ना एक अवशेषी अंग होता है। अब यहां पर आपको अवशेषी अंग भी समझना होगा। अवशेषी अंग, अवशेषी अंग कौन से होते हैं पता है? अवशेषी अंग वे अंग होते हैं जो हमारे शरीर में पाए तो जाते हैं, लेकिन उनका कोई काम नहीं होता। कोई काम नहीं होता, कोई काम नहीं होता। यानी कि अब इसका कोई काम नहीं होता, लेकिन पहले इसका काम हुआ करता था। पहले काम होता था अपने शरीर में। अब आप वो सोचे कि सर समझ में नहीं आया। अपने शरीर में ना एक अवशेषी अंग है जिसको आप जानते हो परिशेषिका के नाम से।
परिशेषिका। अब आप बोले सर ये क्या नया नाम है? चलो इसको नॉर्मल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो आप इसे बोलते हो अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, ठीक है, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स आप बोलते हैं ना कि अपेंडिक्स वाली नाड़ में दर्द हो गया, है ना, वो अपेंडिक्स होती है। वो एक हमारे शरीर का अवशेषी अंग होता है। अवशेषी अंग है यानी कि हमारे शरीर के अंदर अपेंडिक्स है, यानी कि पहले भी था, अपेंडिक्स पहले भी थी। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि अपेंडिक्स अब कोई काम नहीं कर रही, यानी कि पहले शरीर में थी, यानी कि पहले कोई ना कोई ये काम करती थी। तो पहले क्या काम करती थी ये अपेंडिक्स? पहले क्या काम करती थी? सोचने वाली बात है। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि अपेंडिक्स हमारे शरीर में होती है, बिल्कुल होती है, और हर मानव शरीर के में ये होती है अवशेषी अंग के रूप में। कौन से अंग के रूप में? अवशेषी अंग के रूप में। अब इसका कोई काम नहीं है हमारे शरीर में, लेकिन पहले इसका काम हुआ करता था। क्या काम हुआ करता था? सोचने वाली बात है। तो मैं आपको बताता हूं कि पहले इसका क्या काम हुआ करता था। पहले इसका क्या काम हुआ करता था? तो पहले इसका जो प्यारे बच्चों काम हुआ करता था, तो आपने देखा होगा आदि मानव। आदि मानव आज से बहुत साल पहले, मैं बताऊं मुझे आइडिया नहीं कि कितने साल पहले, लेकिन पहले लोग क्या होते थे, अब आजकल तो गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल, कारें वगैरह वगैरह, हवाई जहाज है, लाइटिंग है, खाने के लिए अलग अलग चीजें हम बना रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इंसान खुद ही गाड़ियां बना रहा है, खुद ही बेच रहा है, खुद ही चला रहा है ना। तो मैं जहाँ पर ऑफलाइन कोचिंग करवाता था ना, तो वहां पर एक स्टूडेंट होता था, तो शायद वो वीडियो देख रहा होगा तो उसको हंसी भी आएगी। तो वो स्टूडेंट है ना, एक बात करता, क्या सर ये क्या चल रहा है? मैंने कहा क्या भाई? तो उसने बोला कि सर मानव पता नहीं क्या कर रहा है, खुद ही गाड़ियां बना रहा है, खुद ही चला रहा है, खुद ही पढ़ रहा है, खुद ही पढ़ा रहा है, खुद ही कमा रहा है, खुद ही लगा रहा है ना, खुद ही बम बना रहा है, खुद ही ब्लास्ट कर रहा है, खुद ही लड़ रहा है, खुद ही लड़ा रहा है। बात तो सही है उसकी। पहले ये चीजें नहीं थी। पहले जो आदि मानव होते थे वो एक ही चीज पर डिपेंड रहते थे, भोजन पर, कि उन्हें सिर्फ भोजन ग्रहण करना है, भाई पेट भरना है, बस इतना ही उनका काम था। सुबह भर, शाम सुबह पेट भर लिया, काम पे निकल के काम क्या था? भोजन की तलाश, बस इतना ही काम था। तो वो जो आदि मानव होते थे ना, वो क्या करते थे, जैसा भी उनको खाने के लिए मिल गया, अब उनको यह मतलब नहीं था कि ये खाने योग्य है, ये जो खाने को मिल गया, तो वो क्या करते थे, वो कच्ची सब्जियां भी खा लेते। जैसे आप अपने कच्ची सब्जियां, उनको ये थोड़ी पता था भाई इसमें मिर्च मसाला कम है, जो मिल गया, कच्चे फल, यानी कि पादप से जो भी चीजें प्राप्त होती थी वो खा लेते, पादप से प्राप्त चीजें वो ये खा लेते थे। अब खाते थे तो सीधी सी बात है उनके अंदर पचता था। अब याद करो, पादप की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पादप की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज की। अब उन आदि मानव के अंदर अपेंडिक्स होती थी सक्रिय अवस्था में। कौन सी अवस्था में? सक्रिय अवस्था में। तो अपेंडिक्स क्या करती थी? इस सेल्यूलोज का पाचन करती थी, इस सेल्यूलोज का पाचन करती थी। ठीक है, क्या करते हैं? सेल्यूलोज का पाचन। फिर मानव धीरे धीरे विकसित हुआ, धीरे धीरे चीजों का अपडेट हुआ, धीरे धीरे उनका मस्तिष्क वो काम करने लगा, आग का आविष्कार हो गया, कच्ची चीजों को खाने के बजाय पकाकर खाने का आविष्कार शुरू हो गया। फिर चीजों को उन्होंने सोचा भाई हम डायरेक्ट खराब कर रहे हैं, क्यों ना इनका लंबे समय तक उपयोग किया जाए। वहां पर उन्होंने जो जानवर को, जंतुओं को मारकर खाते थे, उनको पालना शुरू कर दिया, उनसे उत्पादित होने वाले पदार्थों को खाना शुरू कर दिया। धीरे 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 चीजों को विकास होता गया, और उन्होंने कच्ची चीजों यानी कि सेल्यूलोज को खाना या पादपों को डायरेक्ट खाना बंद कर दिया, यानी कि पादप को पकाकर खाना शुरू कर दिया, और सेल्यूलोज डायरेक्ट पाचन हो गया सेल्यूलोज का बंद। और धीरे 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 अपेंडिक्स का काम भी हो गया कम, और अपेंडिक्स आ गई अवशेषी अंग के रूप में। ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको समझ में आ गया कि सर हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, अब कई बार सर डायरेक्ट टॉपिक पे आ जाते, तो देखो टॉपिक से तो आ ही जाएंगे, लेकिन आपको कुछ जानकारी भी देनी होती है, वो मैंने आपको यहाँ पर जानकारी दे दी है। अब करते हैं टॉपिक को शुरू, और टॉपिक है अपना जैव विकास। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हुई है तो सीधी सी बात है, क्लास भी इससे भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए करते हैं शुरू। जैव विकास। पृथ्वी पर वर्तमान
पृथ्वी पर वर्तमान में जटिल प्राणियों का विकास शुरू में पाए जाने वाले सरल प्राणियों में परिस्थिति व वातावरण के अनुसार होने वाले परिवर्तनों के कारण हुआ। अब देखो, पृथ्वी पर जो प्राणी है वो कौन से हैं? जटिल हैं। तो जटिल प्राणियों का जो विकास है वो कैसे हुआ? वो हुआ है प्यारे बच्चों सरल प्राणियों के विकास। किसके? सरल प्राणियों के विकास से हुआ है। यानी कि पहले पृथ्वी पर सूक्ष्म जीव बने, सूक्ष्म से थोड़े बड़े हुए, फिर और बड़े, फिर ऐसे ऐसे करते जटिल प्राणियों का विकास हुआ। इसमें कोई 1-2 साल, 5-10 साल का टाइम नहीं लगा, इसमें अरबों खरबों वर्ष लगे हैं। यहां से यहां तक पहुंचने में अरबों खरबों मिलियंस बिलियंस में समय लगा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले बताया था, वृद्धि होती है वो तेजी से होती है, विकास होता है वो धीरे धीरे होता है। ठीक है, तो सरल प्राणियों का विकास हुआ है, सरल से जटिल तो समय लगा है। किसके साथ? शुरू में पाए जाने वाले वातावरण के साथ। शुरू में पाए जाने वाले वातावरण के साथ। हाँ जी, तो आगे शुरू करते हैं कि सरल प्राणियों का, जो सरल प्राणियों से जटिल प्राणियों का विकास हुआ है उसमें हजारों लाखों करोड़ों वर्षों का समय लगा है। 1 या 2 सालों में ये चीज नहीं हुई है। ठीक है, पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है। दूसरी बात इसने क्या बोली है कि परिस्थितियों व वातावरण के अनुसार या वातावरण में हुए परिवर्तन। यहां से यहां तक जो विकास हुआ है वो किस वजह से हुआ है? एक तो हुआ है परिस्थितियों में परिवर्तन, परिस्थितियों में परिवर्तन, और दूसरा वातावरण में परिवर्तन, वातावरण में परिवर्तन। इनकी वजह से विकास हुआ है। यानी कि परिस्थितियां बदली, वातावरण बदला, तो उसकी वजह से ही धीरे धीरे चीजें अपडेट होती गई। ठीक है, एक आपने बहुत बार देखा होगा, लाइनें भी सुनी होगी कि या तो बर्दाश्त करो या ब्लॉक करो। वो बात यहीं से निकली है, या तो बर्दाश्त करो या ब्लॉक करो, है ना। इसका मतलब क्या है? ये फिर मैंने फनी तरीके से बताया, लेकिन रियल में मतलब इसका यही है कि आप मान लीजिए किसी भी इन्वायरमेंटल के अंदर रह रहे हो। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैं श्रीगंगानगर से बिलोंग करता हूं। ठीक है, यहां पर आपको पता है भयानक गर्मी पड़ रही है, मैं इस गर्मी के अंदर सहनशील हूं, और मेरी कोई भी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है इस ऐसे इलाके में जहां पर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। जैसे जम्मू कश्मीर साइड मेरी जॉब लगी, कहां पर लगी? जम्मू कश्मीर साइड मेरी जॉब लगी, जहां पर सर्दी पड़ रही है। अब मैं वहां पर जाऊंगा तो मुझे, मेरी बॉडी वहां पर एडजस्ट नहीं कर पाएगी, कुछ दिन उस वातावरण को एडजस्ट नहीं कर पाएगी। धीरे 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 मेरी बॉडी ने वहां पर रहना सर्वाइव कर लिया। 10 साल मैंने वहां तक जॉब की, और 10 साल के बाद मैं वापस अपने इसी डिस्ट्रिक्ट में आया। तो यहां पर पहले मुझे गर्मी, जब मैं गया था उस टाइम जो गर्मी पड़ रही थी उस गर्मी को मैं सहन कर पा रहा था, लेकिन जब मैं यहां पर वापस आऊंगा तो मैं वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने शरीर को उसके अनुसार ढाल लिया है। फिर यहां पर मैं रहूंगा, तो ये परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढलना पड़ता है। ठीक है, तो परिस्थितियों के अनुसार जो ढल जाएगा वो तो आगे सर्वाइव कर जाएगा, और जो परिस्थितियों के अनुसार नहीं ढलेगा वो विलुप्त हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा। पहला है परिस्थितियां, दूसरा वातावरण की बात करें। इसकी वातावरण की बात करें। अब वातावरण की बात करें तो अपने देखें कैसे इसको समझोगे। मान लीजिए अब आप, हम मिडिल क्लास फैमिली से सभी बिलोंग करते हैं, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, सपने हमेशा बड़े होने चाहिए। आप ने एक सोचने वाली बात है, अपने जब सोचते हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब लग गया तो मैं बढ़िया सी गाड़ी खरीदूंगा, बढ़िया सा घर बनाऊंगा, खूब शॉपिंग करूंगा, खूब ये करूंगा वो करूंगा, ये अपने सोचते हैं। कभी आपने ये सोचा है कि मैं तो हेलीकॉप्टर खरीदूंगा, मैं तो हवाई जहाज खरीदूंगा, मैं तो रॉकेट खरीदूंगा? क्यों? क्योंकि अपने वो चीज नहीं कर सकते, है ना। वैसे तो करने को कर सकते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन अपनी जो कंडीशंस होती है उसके आधार पर। तो वातावरण में परिवर्तन, लेकिन आप उसके अनुसार काम करोगे, उनके साथ बढ़ोगे तो आप वो चीज कर सकते हो, है ना। तो वातावरण में परिवर्तन के अनुसार भी आप ढल सकते हो। अब दूसरी चीज, एक चीज मैं यहाँ पर आपको एक और चीज, एक एक लाइन समझाऊंगा, क्योंकि टॉपिक ये, अगर डायरेक्ट आप किताब में से पढ़ोगे टॉपिक बहुत बोरिंग है ये। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इसको, टॉपिक को आप टाइम देना, रिक्वेस्ट वाली बात है, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। मैं इसके अंदर इंटरेस्ट पैदा कर रहा हूँ आपका, यानी डायरेक्ट मैं लाइन पढ़ के करवा दूंगा, ये तो आपको लगेगा कि कुछ नहीं, सब ऊपर से गया, उस तरीके से नहीं करवा रहा, आपको एक एक चीज समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है,
अब अब देखो, मैं यहाँ पर क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, रूम बिल्कुल बंद है, हल्का सा पंखा चल रहा है, ठीक है, मुझे पसीना आ रहा है, लेकिन मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूं? मतलब मैं अब इस गर्मी के अंदर क्लास क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूं? मैं पंखा कूलर चला सकता हूं, लेकिन मैं इस वजह से यहां पर रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि मैं खुद को इस परिस्थितियों के अंदर ढालना चाहता हूं। इसको परिस्थितियों के अंदर मैं ढाल लूंगा तो मुझे कल को प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी कि एक दिन किसी वजह से लाइट न हो या हवा वगैरह न चलती है तो मैं क्लास रिकॉर्ड कर पाऊं। आप कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलोगे तो आप सर्वाइव कर जाओगे, कंफर्टेबल जोन में रहोगे तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, वो चीजें होती हैं। तो विकास कैसे हुआ है? तो जटिल प्राणियों का जो विकास है वो सरल प्राणियों में परिस्थिति व वातावरण के अनुसार होने वाले परिवर्तनों के कारण हुआ है। विकास या इवोल्यूशन, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ये लाइन डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपको याद रखनी पड़ेगी। लिपटी हुई वस्तु को खोलकर उसमें समय समय पर हुए परिवर्तनों को दर्शाना। लिप्ट कोई भी एक वस्तु है वो लिपटी हुई है, तो आप उसके खोलकर उसे समय समय पर यानी कि हर टाइम टू टाइम बाद उसे खोलकर देखो और उसमें जो परिवर्तन हुए हैं उसको आप बताओ या उसको आप दर्शाओ। ये है विकास। थोड़ा सा इसको समझ कर देखो, कोई भी वस्तु है वो लिपटी हुई है, ठीक है, उसको आप 6 महीने बाद खोलो, क्या परिवर्तन हुआ है उसको नोट करो, फिर 6 महीने बाद में खोलो उसको नोट करो, फिर 6 महीने बाद में से फिर खोलो उसको फिर नोट करो। इस तरीके से परिवर्तन धीरे 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 आप नोट करते जाओगे, उस परिवर्तन को दर्शाते जाओगे, तो आपको इसमें क्या होगा? परिवर्तन दिखाई देगा। क्या होगा? परिवर्तन दिखाई देगा। वो परिवर्तन ही क्या है? वो परिवर्तन ही आपका विकास है। ठीक है, अगला है विकास क्या होता है या इवोल्यूशन क्या होता है? तो जीव विज्ञान की वह शाखा, क्योंकि विकास या इवोल्यूशन एक बायोलॉजी की ब्रांच है, ठीक है, जो मैंने आपको जब ब्रांचेज पढ़ाई थी तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया भी था। यहां पर मैं बता देता हूं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की उत्पत्ति, जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, पूर्वजों का इतिहास, यानी कि हमारे जो पूर्वज थे आदि मानव जिसे मैंने अभी जिक्र किया था उसका, ठीक है, रामापिथिकस है, होमो सैपियंस है, वो सारी चीजें, तथा उसमें समय समय पर हुए क्रमिक परिवर्तन। समय समय पर यानी कि उनमें पहले मानव कैसे थे, फिर उसके बाद में मानव कैसे आए, उसके बाद में मानव, क्रमिक यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो परिवर्तन हुए हैं उन परिवर्तनों का हम विस्तार से अध्ययन करते हैं, विस्तारित रूप से डिटेल से हम उसका अध्ययन करते हैं। तो वो किस ब्रांच के अंदर आता है? वो आता है इवोल्यूशन या विकास के अंदर। दोबारा से समझो, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की उत्पत्ति, पूर्वजों का इतिहास और समय समय पर हुए उनमें क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन आपका क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। ठीक है, अब इस विकास को लेकर कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, हम उस सिद्धांत की बात करेंगे। इसमें आज हम एक ही सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, लेमार्कवाद। लेमार्कवाद, तो पहले इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्या चीजें हैं क्या नहीं है, फिर अपने आगे देखते हैं। चलिए, जेबी लेमार्क, चलो विकास को छोड़, एक बार ये चीज मैंने आपको बताई इसको साइड में रखो। लेमार्क से मुझे कुछ बात बताओ, आपको कुछ याद आ रहा है क्या लेमार्क से कुछ? मैं बता देता हूं, लेमार्क ने बायोलॉजी शब्द दिया, याद रखना है, बायोलॉजी शब्द किसने दिया? तो लेमार्क ने ही दिया था, ये आपको याद रखना है। जे बी लेमार्क के उपार्जित लक्षण, उपार्जित लक्षण क्या होते हैं? उपार्जित लक्षण क्या होते हैं? एक एक शब्द को समझाऊंगा तो मुझे आप उपार्जित लक्षण बताओ क्या होते हैं, किसी को है ध्यान में? चलो मैं ही बता देता हूं, उपार्जित लक्षण क्या होते हैं। उपार्जित लक्षण का मतलब क्या होता है? जो हमें जन्म के बाद हमारे अंदर होते हैं, जन्म के बाद हमारे अंदर उत्पन्न हुए, उपार्जित लक्षण। उप का मतलब बाद में, अब इसको संधि किया करो, साइंस में हर शब्द को तोड़ने का प्रयास किया करो, चाहे ट्रिकी रूप से चाहे वैसे। उप का मतलब बाद में और अर्जित का मतलब ग्रहण करना। अर्जित, उपा अर्जित, अर्जित, उप का मतलब बाद में, अर्जित का मतलब ग्रहण करना।
तो वे लक्षण जो हमें जन्म के बाद हमने ग्रहण किए हैं, जन्म के बाद में ग्रहण किए, जन्म के बाद ग्रहण किए लक्षण, ग्रहण किए लक्षण, जन्म के बाद ग्रहण किए लक्षण उपार्जित लक्षण होते हैं। सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है, एक बार के लिए इतना ध्यान रखो, आगे आगे सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। जन्म के बाद ग्रहण किए या लेमार्कवाद तथा चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने प्राकृतिक चुनाव के द्वारा जीवों का विकास और डार्विनवाद को ही सर्वप्रथम जैव विकास के संबंध में मान्यता मिली। तो डार्विनवाद में उसको सर्वप्रथम मान्यता मिली, 3-4 सिद्धांत है, सारे के बारे में अपने पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं लेमार्कवाद, ठीक है। लेमार्क कहां के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे, ठीक है। अब लेमार्कवाद यानी कि लेमार्क ने ही इसका कोई सिद्धांत दिया है, इन्होंने क्या सिद्धांत दिया उसका हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। लेमार्क जी ने क्या बात बोली थी विकास को लेकर? लेमार्क जी ने क्या बात बोली थी कि विकास कैसे हुआ होगा, जीवों का विकास है वो कैसे हुआ होगा। तो इन्होंने कुछ बात बोली है, उसको देखते हैं उन्होंने क्या बोला है। तो लेमार्कवाद इन्होंने 1809 ईस्वी में, कब? 1809 ईस्वी की बात है, इन्होंने सबसे पहले जैव विकास के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। जैव विकास के बारे में इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए और इन्होंने एक पुस्तक लिखी। इन्होंने लेमार्क जी ने एक पुस्तक लिखी, क्या लिखी? पुस्तक, और उस पुस्तक का नाम था फिलोसफिक जूलॉजिक। याद रखना है, फिलोसफिक, कमेंट सेक्शन में नाम लिखो भाई, फिलोसफिक जूलॉजिक, फिलोसफिक जूलॉजिक। इन्होंने इस पुस्तक को लिखा और इस पुस्तक के अंदर इन्होंने जैव विकास पर अपने विचार प्रस्तुत किए। इस पुस्तक के अंदर इन्होंने जैव विकास को लेकर इन्होंने बताया कि जैव विकास क्या है, इस विकास को लेकर अपने विचारों को रखा, अपने विचारों को रखा। तो आप भी अच्छे से साइंस के अंदर पढ़ाई कीजिए, अच्छे से अपने नंबर लेके आइए, फिर बीएससी कीजिए, एमएससी कीजिए, नेट जेआरएफ कीजिए, पीएचडी कीजिए, फिर आप भी कोई बुक लिख देना, है ना। आप भी कोई अपने जो आपके इतनी पढ़ाई करने के बाद में आपके दिमाग में आए भी नहीं मानव का विकास तो ऐसे हुआ, तो आप भी अपनी बुक लिख देना और उसमें अपने विचार लिख देना, आपका भी नाम यहाँ पर आ जाएगा कभी ना कभी, है ना। तो फिलोसफिक जूलॉजिक। तो लेमार्कवाद ने 1809 ईस्वी में अपनी एक पुस्तक लिखी फिलोसफिक जूलॉजिक। उस बुक में उन्होंने अपने विचार लिखे, किसको लेकर? जैव विकास को लेकर। अब क्या विचार लिखे वो हम आगे देखते हैं। लेमार्कवाद, उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत, उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत। लेमार्कवाद में इन्होंने लिखा था उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत, उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत, वंशागति सिद्धांत। इसका मतलब क्या है? उपार्जित लक्षण यानी कि जन्म के बाद ग्रहण किए गए लक्षण, वंशागति सिद्धांत इसका मतलब यह है कि मान लीजिए ये कोई प्राणी है, ये कोई मानव है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, हंसना मत भाई, ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूं ताकि आपके लिए चीजें इजी हो जाएं। इन्होंने ये कहा कि मान लीजिए इस मानव के अंदर क्या हुआ, विकास के दौरान इसके अंदर पूंछ आ गई, बोलता है क्या आ गई? पूंछ आ गई, ठीक है, पूंछ आ गई। अब इस पूंछ का क्या होगा? जो इसकी संतति होगी, जो इसकी संतति होगी, जो इसकी संतति होगी ना, तो इस संतति के भी आगे पूंछ होगी, इस संतति के भी आगे पूंछ होगी। ये बात आप कॉपी में, एग्जाम में, किताब में न मत लिखना, सिर्फ समझाने के लिए फनी तरीके से मैं आपको अपने तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। तो इन्होंने उपार्जित वंशागति, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत का मतलब है कि जन्म के बाद या उपार्जित लक्षण क्या होते हैं? आगे वंशागत होते हैं, यानी कि अगर जो जनक होते हैं तो जनक के जो गुण होते हैं वो आगे संतति में जाते हैं। ये बात इन्होंने बोली थी। अब इन्होंने क्या लिखा वो देखते हैं, ठीक है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत मैंने आपको नॉर्मल तरीके से बता दिया। अब इसमें जो लिखा हुआ है वो अपने पढ़ते हैं। जीवों की संरचना, कार्य की, उनके व्यवहार पर वातावरण के परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। कि जीवों की संरचना होती है वो, और उनका कार्य करने की क्षमता, उनका व्यवहार, वो किस पर निर्भर करता है? तो वातावरण में परिवर्तन, वातावरण में परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। ये बात कहीं ना कहीं सही है। अब जीवों की संरचना, जीवों की संरचना का मतलब क्या है?
जैसे आपने देखा होगा जहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो वहां पर जो जंतु पाए जाते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है वहां पर जो जंतु पाए जाते हैं उनकी जो स्किन होती है वो मोटी होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर उनको सर्दी न लगे या सर्दी कम लगे, उनके शरीर पर रोम होते हैं वो ज्यादा मात्रा में होते हैं, जैसे भालू वगैरह आपने देखे होंगे, है ना। तो ये बात भी सही है क्योंकि वातावरण पर उनका सीधा प्रभाव पड़ता है, तो वो अपनी बॉडी को उस तरह से अपडेट करते हैं और वो चीज भी विकास के दौरान हुई है। ठीक है, उसके बाद में कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता भी इस पर है। और उसके बाद में उनका व्यवहार, कि वो जब असंतापी होते हैं तो जब उनको पता चलता है कि बाहर बहुत ज्यादा ठंड है तो वो अपनी गुफाओं में छिप जाते हैं, है ना। तो वो व्यवहार वातावरण पर ही सीधा प्रभाव पड़ रहा है, तो ये बात उनकी कहीं ना कहीं सही हो रही है। परिवर्तन वातावरण के कारण जीवों के अंगों का उपयोग ज्यादा व कम होता है। अब वातावरण में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो कुछ अंगों का उपयोग क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, और कुछ अंगों का उपयोग क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हमारे शरीर में भी ऐसे ही है, मैंने अभी आपका अपेंडिक्स वाली बात बताई है, तो वो सही हो रही है, यहाँ पर बिल्कुल हो रही है। ठीक है, क्या बोला है कि कुछ अंगों का तो वातावरण में परिवर्तन के साथ साथ कुछ अंगों का उपयोग ज्यादा होता है और कुछ अंगों का उपयोग क्या होता है, कम होता है। ठीक है, हमारी बॉडी में भी ऐसे ही होता है, बहुत से सभी जीवों में ये चीज चलती है, सभी जीवों की संरचना पर वो भिन्न भिन्न होते हैं, उनके कार्य और वातावरण के आधार पर वो भिन्न भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने ये बात बोली है कि परिवर्तन वातावरण के साथ जीवों के अंगों का उपयोग कहीं कम तो कहीं ज्यादा। जिन अंगों का उपयोग ज्यादा होता है वे ज्यादा विकसित होते हैं, जिन अंगों का उपयोग क्या होता है, ज्यादा होता है, वो ज्यादा विकसित होते हैं। वो बात अब देखो, मैं आपको साइंस पढ़ा रहा हूं, अब इसको मैं आपको समझाने का अपने तरीके से पढ़ाने का प्रयास करता हूं। मैं आपको साइंस पढ़ा रहा हूं, आज अपनी जो पहली क्लास आई थी रासायनिक और भौतिक परिवर्तन की आई थी, उस क्लास को देखो और इस क्लास को देखो, दोनों में फर्क, बहुत फर्क है। क्यों? क्योंकि मैंने धीरे 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 साइंस को पढ़ाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। साइंस पढ़ाता रहा, टॉपिक वाइज पढ़ाता रहा, आपको हर दिन नई नई चीजें बताता रहा। आज लगभग साइंस कंप्लीट होने वाली है, तो मुझे साइंस लगभग आती है, मुझे साइंस आती है। क्यों? क्योंकि मैंने साइंस का ज्यादा उपयोग किया, उस पर मैंने ज्यादा काम किया, तो साइंस मेरी ज्यादा स्ट्रांग होगी। अब मुझे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती क्योंकि मैं उस पर काम ही नहीं करता, ना तो इंग्लिश पढ़ पाता हूं और ना पढ़ा पाता हूं, क्योंकि मुझे वो आती नहीं है। क्यों? अब मुझे इंग्लिश कब आएगी कि जब मैं या तो उसे पढ़ूंगा या मैं पढ़ाऊंगा। पहले मैं पढ़ूंगा इंग्लिश को, फिर मैं पढ़ाऊंगा, तब मुझे इंग्लिश आएगी। तो यहां पर भी यही बात फिट हो रही है कि जिन अंगों का उपयोग ज्यादा होता है वो ज्यादा विकसित होते हैं, और जिन अंगों का उपयोग कम होता है उनका धीरे धीरे ह्रास होना शुरू हो जाता है और एक दिन विलुप्त हो जाते हैं। इस बात को समझो। अब मैं इंग्लिश पढ़ाना ही बंद कर दूं, इंग्लिश को पढ़ना ही बंद कर दूं बिल्कुल, तो एक समय ऐसा आएगा कि मुझे इंग्लिश का मैं सारा कुछ भूल जाऊंगा, इंग्लिश का सारा कुछ भूल जाऊंगा, है ना। तो वही चीज यहां पर होती है। तो वो जिन अंगों का उपयोग कम होता है वो धीरे धीरे उन अंगों का ह्रास होना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था मानव शरीर में अपेंडिक्स, कौन सा, अपेंडिक्स। ठीक है, ये बात भी सही हो रही है भाई इसकी। आगे उपार्जित लक्षण क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। वातावरण के सीधे प्रभाव से अंगों का कम या अधिक होने के कारण जंतु के शरीर में परिवर्तन होते हैं। अब कुछ अंगों का, जिन अंगों का उपयोग ज्यादा होता है वो ज्यादा विकसित हो जाते हैं, और जिन अंगों का उपयोग कम होता है वो धीरे धीरे ह्रास होता रहता है। ऐसे करते 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 एक जीव में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। क्योंकि मैं आपको एक बात दिमाग में पहले आप बिठा लो कि विकास है जो बहुत धीरे धीरे चलता है, इन सारी प्रोसेस में 1 2 साल 5 10 100 सालों का टाइम नहीं लगता, उससे अरबों खरबों मिलियंस वर्ष लगते हैं। तो ये विकास अपने को दिखाई नहीं दे पाता, समझ आई ये बात, ये विकास अपने को दिखाई नहीं दे पाता, लेकिन विकास वास्तव में होता है। तो जिन वातावरण के सीधे प्रभाव से अंगों के कम या अधिक उपयोग के कारण जंतु के शरीर में हुए परिवर्तन, ठीक है, वो होते हैं उपार्जित लक्षण। किसके? अंगों के हुए परिवर्तन। यानी कि कोई, अब मान लीजिए, इमेजिनेशन कीजिए कि आपने सुना होगा कि पहले मानव की पूंछ हुआ करती थी, तो पूंछ का उपयोग नहीं था, तो धीरे धीरे वो विलुप्त हो गई, है ना। तो एक नया मानव अपडेट होकर आ गया, है ना, अपडेटेड मानव अपने सामने आ रहे हैं। धीरे धीरे आज से हम 1000 2000 साल बाद में अपने तो नहीं देख पाएंगे, आप भी नहीं देख पाओगे, मैं भी नहीं देख पाऊंगा, लेकिन जो चीजें किताबों में लिखी हुई है तो आने वाली पीढ़ियां 1000 2000 साल बाद में पढ़ेंगी, तो वो कहेंगे हाँ ऐसे भी मानव हुआ करते थे, वो हमारे से एडवांस होंगे, है ना। तो वो परिवर्तन कैसे हुए? जन्म के साथ नहीं हुए,
जन्म के बाद हुए हैं, वातावरण में परिवर्तन के साथ हुए हैं। वातावरण में परिवर्तन हुआ है, उसके साथ में वो परिवर्तन, जो अंगों का विकास उपयोग अधिक हुआ है तो वो अधिक अपडेट हो गए, कम हुआ है तो वो कम अपडेट हो गए, है ना। तो इस तरीके से एक नई चीज अपडेट होकर आती है, एक नई चीज अपडेट होकर आती है, उसमें लगता है समय, ठीक है। तो उन्हें बोलते हैं उपार्जित लक्षण। ये उपार्जित लक्षण वंशागत होती हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। अब ये उपार्जित क्या होते हैं, वंशागत होते हैं, यानी कि अगली पीढ़ी दर पीढ़ी आगे वो चलते जाएंगे, अगली पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलते जाएंगे। अब देखो, पहले मानवों में अपेंडिक्स हुआ करती थी, धीरे धीरे अपेंडिक्स विलुप्त हो गई, तो आने वाली पीढ़ियों में अपेंडिक्स दोबारा आएगी? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अपेंडिक्स ये परमानेंट चल रही है, ठीक है, वंशागत चल रही है। प्रजनन के द्वारा संतति में जो गुणसूत्र होते हैं वो लगातार जाते हैं। ऐसा लगातार होने से कुछ पीढ़ियों के पश्चात उनकी शारीरिक संरचना में बदलाव आता है और नई प्रजाति का विकास होता है। ठीक है जी। लेमार्कवाद ने अपनी बातें रख दी। लेमार्कवाद ने क्या किया, अपनी अपनी बातें रख दी, भी ऐसा हुआ होगा। लेमार्कवाद ने ये बातें बोली थी भी एक जो विकास है वो ऐसे हुआ है। अब ये सारी बातें लेमार्कवाद की कहीं ना कहीं सही भी है, लेकिन वही बात है, सारी चीज तो 100% तो कोई होती नहीं है। फिर क्या हुआ, लेमार्कवाद ने अपनी बातें रख दी और आगे क्या हुआ वो हम देखते हैं। आगे चीजें और भी इंटरेस्टिंग आने पड़ी है। आपको देखने में ये चैप्टर लगेगा पता नहीं क्या है, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने स्टेटस पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जो भी चीजें आप चलाते हो वहां पर शेयर कर देना, स्टोरी वगैरह लगा दिया करो। क्या जाता आपकी एक स्टोरी से, एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट से, है ना। पर मैंने कुछ दिनों से देख रहा हूं सब्सक्राइब बढ़ नहीं रहे, कम ही हो रहे हैं, पर चलो कोई बात नहीं, हो रहे हैं तो क्या इलाज है। अब लेमार्कवाद की कमियां आ गई यहां पर। कमी कैसे आई? कई वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत का खंडन किया। कई वैज्ञानिकों ने बोला भी ऐसा थोड़ी होता है, नहीं हो सकता, हम नहीं मानते, ठीक है। कहा कि उपार्जित लक्षण वंशागत नहीं होते। उन्होंने कहा कि जो उपार्जित होते हैं, जो जन्म के बाद जो लक्षण होते हैं वो वंशागत नहीं होते। इस बात की, अब ये कई वैज्ञानिकों ने यह बात कहा, अब कोई ना कोई इस बात को वेरीफाई तो करेगा। तो इस बात को वेरीफाई करने वाला वैज्ञानिक था वाइसमैन। कौन था? वाइसमैन। वाइसमैन जी थे इस बात को वेरीफाई करने वाले। कहां के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे ये। इन्होंने इस बात को वेरीफाई किया, किस बात को? कि उपार्जित लक्षण वंशागत नहीं होते, उपार्जित लक्षण वंशागत नहीं होते, ठीक है, नहीं होते। अब इन्होंने पुष्टि कैसे की? तो इन्होंने पता है क्या किया, 21 पीढ़ियों तक, कितनी पीढ़ियों तक? 21 पीढ़ियों तक क्या किया, एक चूहा लिया, पहली पीढ़ी का चूहा ले लिया, ठीक है। और अब मैं चूहा, मुझे बनाना तो नहीं है, रफली बना रहा हूं। ये चूहा लिया, इस चूहे भाई साहब की पूंछ काट दी। क्या किया? पूंछ काट दी। अब इसका जनन करवाया, तो जनन करने से इससे जो चूहा प्राप्त होना, इसके पूंछ थी, इन्होंने फिर इसकी पूंछ काट दी, इसका आगे जनन करवाया, ठीक है, इसके भी पूंछ, इन्होंने फिर इसकी पूंछ काट दी, फिर इसका जनन करवाया, इसके भी पूंछ, फिर ये संतति है इसकी, संतति से यानी कि ये इसकी संतति आ गई, अभी इसकी पूंछ काट दी, अब फिर इसका जनन करवाया, अब इसकी जो संतति हुई, इसके भी पूंछ, इन्होंने फिर इसकी पूंछ काट दी, इसका जनन करवाया, अब ये चूहा उत्पन्न हुआ, इसके भी पूंछ, इसकी भी पूंछ काट दी। इस तरीके से इन्होंने लगातार 21 पीढ़ियों तक ये चीज किया। हर बार चूहे की पूंछ काट देते थे और उसका जनन करवाते थे, तो उसका जो संतति चूहा होता था ना, उसके पूंछ होती थी, उसके क्या होती थी? पूंछ होती थी। पहला प्रैक्टिकल इन्होंने ये कहा। दूसरा इन्होंने कहा, इन्होंने फिर पहला तो ये प्रैक्टिकल कर लिया, पुष्टि कर दी इस बात की, बिल्कुल कर देगी, आप भी कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात इनकी पुष्टि क्या की? इन्होंने कहा कि लोहार जो होता है, लोहार समझते हो, ठीक है, कि लोहार जो होता है वो जब गर्म लोहे पर हथौड़ा चलाता है, दिन रात वो मेहनत करता है, तो उसकी जो शरीर की जो मांसपेशियां होती हैं वो सुडौल होनी चाहिए, मतलब कठोर होनी चाहिए या मजबूत होनी चाहिए, होती है उस सुनार की, सॉरी लोहार की, वो चीजें मजबूत होती हैं, मांसपेशियां मजबूत होती हैं। लेकिन आगे जो उसकी संतति होती है वो नॉर्मल होती है, मतलब उसकी संतति आगे जाकर उस टाइप की मेहनत करेगी तो ही उसकी मांसपेशियां क्या होंगी?
उसके जैसी मजबूत होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये लक्षण क्या हुए? वंशागत नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उसने वो मांसपेशियों को अपडेट किया है, तो वो अर्जित किया है। क्या किया है? अर्जित किया है, अपने अंदर अर्जित किया है। ये पूंछ उन्होंने काटी है तो वो अर्जित लक्षण है, यानी कि बिना पूंछ का चूहा। बिना पूंछ का चूहा अगर जनन करे लेमार्कवाद के अनुसार तो बिना पूंछ वाला चूहा पैदा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चूहे की पूंछ, इन्होंने लगातार फिर इस बात को वेरीफाई किया कि मैं 21 वीडियो तक करवा रहा हूं, अब तो बिना पूंछ वाला चूहा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब इन्होंने कहा कि लेमार्कवाद की बात है, जो उपार्जित लक्षण वंशागत नहीं होते, ये बात गलत है। मतलब ये बात उपार्जित लक्षण वंशागत होते हैं, ये बात सही है, और मैं ये बात बोल रहा हूं कि उपार्जित लक्षण वंशागत नहीं होते। इन्होंने अपनी बात का वेरिफिकेशन कर दिया। अब इन्होंने कहा कि वैसे ऐसा होता क्यों है, तो उन्होंने बोला कि वे जीव जिनमें लैंगिक जनन होता है, उनकी जनन कोशिकाओं का निर्माण उनके जनन या जनन ग्रंथि में होता है। बिल्कुल बता दिया कि जो लैंगिक जनन करते हैं तो उनकी जनन कोशिकाओं का निर्माण कहां पर होता है? जनन ग्रंथि में होता है। शरीर की अन्य कोशिकाएं कायिक कोशिकाएं होती हैं, और जो बची हुई कोशिकाएं होती हैं वो कायिक कोशिकाएं होती हैं। उपार्जित लक्षण होते हैं ना, वो कायिक कोशिकाओं में होते हैं, ना कि जनन कोशिकाओं में। उपार्जित लक्षण होते हैं वो कायिक कोशिकाओं में होते हैं, न कि जनन कोशिकाओं में, और विकास के लिए जनन कोशिका में अपडेट होना जरूरी है। ये था लेमार्कवाद और उनकी कमियां। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास? बहुत मेहनत के साथ आपको पढ़ाया भाई। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। ये लगभग 4 क्लासेस बनेगी। अच्छे से मैं आपको टॉपिक करवाऊंगा, कोई इसमें वो नहीं है कि फटाफट कंप्लीट करेंगे, नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से करेंगे। 2 व्यू आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। व्यू आ तो रहे हैं, मैं अपनी मेहनत कर रहा हूं, आप अपनी मेहनत कर रहे हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगली क्लास को देखना न भूलें, आगे और ज्यादा मजेदार चीजें आने वाली हैं। ठीक है, तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर बच्चा अपने साथ 2-3 बच्चों को लेकर आए, तो और मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।